तो कैसा लग रहा है हवाओं में उड़ते हुए? बार्सिलोना ने रेयो के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लिए। मुश्किल गेम था और बार्सिलोना ने बहुत ही मुश्किल के साथ ये मैच जीता। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इस गेम के अंदर हमें देखने को मिली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो यार बार्सिलोना ने एक मुश्किल विक्ट्री जो है वो रेयो के अगेंस्ट निकाल ली। देखो हर गेम जो है वो हम लोग 4-5 गोल के साथ नहीं जीत सकते। इस सीजन में फ्लिक ने जो है वो हमें बुरी आदतें डाल दी हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस सीजन में बहुत सारी गेम्स ऐसे जीती हैं जहां पर हमने 4-5 गोल जो है वो मारे हैं, और स्पेशली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमने 4-5 गोल्स मारे हैं। तो हम लोगों को यही लग रहा था कि यार रेयो जैसी टीम के अगेंस्ट तो हम लोगों के लिए ना वो तो लाजमी है कि हम लोगों को 3-4 गोल मारने हैं, लेकिन हर गेम में हम ऐसे नहीं कर सकते। आज का गेम काफी स्क्रैपी गेम था, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये 3 पॉइंट निकाले। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा, मैंने पहले भी ये चीज़ फ़ील की थी कि जब आपको काफ़ी टाइम के बाद गेम खेलना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना जो मोमेंटम होता है ना, वो कहीं न कहीं लूज़ कर देते हो। और मुझे आज की गेम में वही चीज़ नज़र आई कि जिस मोमेंटम के साथ हम खेल रहे थे, बीच में काफ़ी बड़ा गैप आया, तो ऐसा लगा कि वो एक कॉम्बिनेशन था, एक जो मोमेंटम था, जो हम एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे थे, वो कहीं न कहीं जो ना आज मिसिंग नज़र आया। पहले आपके साथ लाइनअप डिस्कस कर लेते हैं, और लाइनअप की वजह से जो है ना वो गेम थोड़ी-सी हिल गई थी आज हमारी। देखो लाइनअप आपके सामने नज़र आ रही है, और इसके अंदर 2 ऐसी चेंजेस जो हैं वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो हो गई। पहली चीज़ हेक्टर फोर्ड ने स्टार्ट किया और दूसरा फ्रैंकी डियोंग ने स्टार्ट किया। अब फ्रैंकी डियोंग का जो गेम था ना, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपको स्टैट वाइज़ काफ़ी अच्छा गेम नज़र आ रहा है कि यार उसने बड़े अच्छे पासेस निकाले हैं, उसने पैड्री के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, पैड्री के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके के साथ बन रहा था। लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि आज के गेम के अंदर ना फ्लिक ने थोड़ा-सा एक ट्रिक मिस कर दिया। आज का गेम कसाडो को खेलना चाहिए था। देखो, पहली चीज़ तो ये कि रायो वैलेकानो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी ओपन फुटबॉल खेलेंगे, वो हमें अटैक भी करेंगे और वो इतनी अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। तो उन्होंने काउंटर के ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छा खेला, और हेक्टर फोर्ड के स्टार्ट करने से ये हुआ कि बाय द वे आपको ये बताता चलूँ कि कुंदे इसलिए स्टार्ट नहीं उन्होंने किया क्योंकि वो ट्रेनिंग में लेट आए थे, तो एक तरह से उनको जो है एक सज़ा मिली है, सज़ा के तौर पे उनको बेंच कराया गया था। तो हेक्टर फोर्ड के स्टार्ट करने से ये हुआ कि जब हमारे ऊपर काउंटर अटैक हो रहा था, तो उनकी साइड से जो है ना वो विंग पे काफ़ी कंफर्टेबल रहे नज़र आ रही थी। तो जब ऐसी गेम चल रही है ना, जब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी अपनी वीडियोज़ में ये बात की कि जब इस तरह की गेम चल रही होती है जहाँ पर आपको आपके अगेंस्ट टीम जो है वो अटैकिंग फुटबॉल खेल रही होती हैं और वो काउंटर के ऊपर काफ़ी अच्छा खेल रही होती है, तो ऐसी गेम के अंदर कसाडो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नॉर्मली क्या हुआ कि हमने रिसेंटली ये देखा है कि जो फ्लिक है ना वो हाफ टाइम के ऊपर ऐसी चेंजेस कर देते होते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो कसाडो को इतना लेट क्यों आए लेकर, जिस और अगर कसाडो होते तो वो आपको पता है कि डिसरप्टर का काम करते हैं। वो बॉल जो है हाफ स्पेसेस में विन भी करते हैं, वो जो है हाफ स्पेसेस में बॉल को विन करने के साथ-साथ उनके टैकल्स बहुत कामयाब रहते हैं, और बॉल विन करना उनको आता है, और वो डिफेंस को बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है लिंक अप करते हैं डिफेंस के साथ। तो वो चीज़ कहीं न कहीं फ्रैंकी डियोंग से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो है काउंटर अटैक में आपको रेयो काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही थी, और मिडल से जब भी वो बॉल विन कर रहे थे ना, तो कोई डिसरप्टर वाला रोल प्ले करने वाला प्लेयर हमारे पास नहीं था, क्योंकि पैड्री भी डिफेंसिवली इतने सॉलिड नहीं है, फ्रैंकी डियोंग भी इतने सॉलिड नहीं है। वो एक अलग बात है कि फ्रैंकी डियोंग का ये ज़रूर था कि हेक्टर फोर्ड और बाल्दे जब अटैक कर रहे होते थे, तो वो एक थर्ड डिफेंडर के तौर पे पीछे आ जाते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर फ्लिक ने थोड़ी-सी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से गेम जो है ना वो थोड़ी-सी फँस गई थी हमारी। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी ये चीज़ थी कि यार हमारी ओवरऑल गेम जो है ना वो ठीक थी। हम लोगों ने चांसेस भी क्रिएट किए, हम लोगों ने सॉलिड डिफेंडिंग भी की, और उसके बाद हम लोगों ने मिडफ़ील्ड के अंदर गेम कंट्रोल भी किया, चांसेस भी क्रिएट किए। लेकिन जो हमारे फ्रंट थ्री थे ना, उनका गेम बहुत ही ज़्यादा ऑफ था आज का, बहुत ज़्यादा ऑफ था। आज लामिन यमाल को मैंने इतना बुरा गेम खेलते हुए नहीं देखा बार्सिलोना के लिए। लेवेंडोस्की वही, मतलब रोनाल्डो वाली परफॉर्मेंस उन्होंने दी है कि पूरी गेम में कुछ नहीं करना, पेनल्टी मिलेगी गोल मार देंगे और स्कोर शीट पे आपको नज़र आएँगे। रफीनिया का बहुत ही ऑफ गेम था आज का। तो यार ये तीनों प्लेयर्स जो है ना वो इस सीज़न में आपने जो 4-4 5-5 6-6 गोल मारे हैं ना,
टीम्स को, वो इन तीनों की वजह से ही मारे हैं। और जब ये तीनों ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आपको, ऐसे ही मुश्किल गेम्स जो हैं वो आपको खेलने पड़ेंगे। तो बहुत ही ऑफ गेम था इन तीनों का, जिसकी वजह से जो है वो आज बार्सिलोना बाल बाल बची है। स्पेशली 90th मिनट में रेयो वेलेकानो को एक बहुत अच्छा चांस मिला था, जहां पर उनके एक फॉरवर्ड ने हेडर बाहर मार दिया था। अदरवाइज ये गेम जो है वो ड्रॉ भी हो सकती थी और बार्सिलोना एक तरह से जो उनको एक मौका मिला था लीड लेने का, दोबारा से टेबल के ऊपर टॉप करने का, तो वो चीज़ जो है हम लोग फिर से बॉटल करने जा रहे थे। अब बात कर लेते हैं पेनल्टी, जो बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिली। तो क्या वो पेनल्टी थी? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, स्पेशली राइवल फैंस की तरफ से, कि यार वो पेनल्टी नहीं थी और वो पेनल्टी क्यों दी गई। तो भाई साफ सी बात है, वो पेनल्टी थी। आप डी में किसी भी प्लेयर को ऐसे पुश नहीं कर सकते, ऐसे खींच नहीं सकते, ऐसे उसको हक करके जफ्फी डाल के गिरा नहीं सकते हो। बॉल उसके पास थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करता, लेकिन फुटबॉल के रूल्स यही कहते हैं कि वो पेनल्टी है। और इस तरह की पेनल्टीज जो है वो हमने बहुत बार देखी है फुटबॉल के अंदर। एक रुद्रिगर को भी इस तरह की पेनल्टी रिसेंटली मिली थी, वो तो बहुत ही सॉफ्ट पेनल्टी थी, वो टच हुए थे, वो गिर गए थे डी में, बॉल उनके पास नहीं था, आई थिंक वो भी कॉर्नर ही था। तो वो पेनल्टी साफ पेनल्टी थी। और वो पेनल्टी भी जो लेवेंडोस्की ने ली थी, वो आपको पता है कि वो आ, बड़ी मुश्किल से बॉल जो है वो वुड वर्क हुआ था और बॉल उस पर लग कर जो है वो गोल के अंदर चली गई थी। लेकिन समहाउ वो गोल हो गया। और उसके बाद जो दूसरी कंट्रोवर्सी बन रही है वो ये बन रही है कि जो ऑफसाइड दिया गया है, रयो वाला ने भी एक गोल हमें स्कोर कर दिया था और उसको ऑफसाइड दे दिया गया था। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सब बात ये जानती है कि मैं बार्सिलोना फैन हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ और मैं मतलब वन साइडेड ओपिनियन ना दूँ। जब वो सारी सिचुएशन बनी थी और ऑफसाइड दिया था, तो मुझे भी शौक लगा था कि यार ये कैसे ऑफसाइड दे दिया, और ये ऑफसाइड तो बनता नहीं है। लेकिन बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन आई सोशल मीडिया के ऊपर भी, और फिर उसके बाद वीडियो में भी ये दिखाया गया कि जिस प्लेयर ने बॉल रिसीव किया और गोल स्कोर किया है उसकी वजह से ऑफसाइड नहीं दिया था। उसके अलावा उनका एक फॉरवर्ड था, वो भी ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ था। और जब जिस प्लेयर ने बॉल रिसीव किया, तो इनिगो मार्टिनेज जो है वो बॉल उसे रिकवर करने के लिए जा रहे थे, तो जो ऑफसाइड पोजीशन पे प्लेयर था उसने उनको रोका था, इनिगो मार्टिनेज को, जिसकी वजह से वो प्ले के अंदर शामिल हो गए थे। क्योंकि ऑफसाइड रूल ये बोलता है कि अगर कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है, बेशक उसने बॉल रिसीव नहीं की, लेकिन वो प्ले के अंदर शामिल हो जाता है या वो गोलकीपर का विजन जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो वो ऑफसाइड हो, उसको ऑफसाइड डिक्लेयर करते हैं। तो इस रीजन की वजह से जो है वो ऑफसाइड दिया गया। तो अब जिसने कंट्रोवर्सी बनानी है वो कंट्रोवर्सी बना सकता है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि भाई रेफरिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही खराब है ला लीगा में। उसके ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। जावी जो है पिछले सीजन में रो रो के चला गया था, और उस वक्त कार्लो एंसेलोटी ने बोला था कि जी मैं एज अ प्रोफेशनल जो है वो स्पेनिश फेडरेशन को डिसग्रेड नहीं कर सकता, उनको डाउनग्रेड नहीं कर सकता। और लेकिन अब जो है वो वहाँ से बहुत सारी शाउट्स आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में खैर रेफरिंग स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, उसको इम्प्रूव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। तो भैया, शेज़नी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, कमाल किस्म के उन्होंने सेव्स किए, और मेरे ख्याल में जो 3 पॉइंट हमें मिले हैं वो शेज़नी की वजह से ही मिले हैं। उसके अलावा कुबार्सी और नीगो मार्टिनेज का बहुत ही सॉलिड गेम था। और उसके अलावा हेक्टर फोर्ड का गेम, मतलब इतना अच्छा गेम नहीं था उनका। और मेरे ख्याल में हेक्टर फोर्ड की वजह से लामीन यमाल का गेम भी थोड़ा ख़राब हुआ, क्योंकि जब कुंदे आते हैं और उनका लामीन यमाल के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बनता है, और फिर लामीन यमाल थोड़ा कंफर्टेबल भी ऑन द बॉल नज़र आ रहे होते हैं। तो आज लामीन यमाल का गेम भी काफ़ी ख़राब इस वजह से भी हुआ था शायद, क्योंकि कुंदे की तरह जो है वो हेक्टर फोर्ड से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो एक तो चीज़ ये भी थी। उसके साथ यार पैड्री भाई मैजिकल इनिस्टा नज़र आता है मुझे उसके अंदर, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी उस बंदे की। अगर मैं पूरी गेम उठाकर देखूं तो मुझे लग रहा था कि आज जो 22 प्लेयर खेल रहे थे उसमें सिर्फ एक एक ही प्लेयर जो है वो फुटबॉल खेलने आया था, वो था पैड्री। और स्टैंडिंग ओवेशन वो डिजर्व करते थे आज की गेम के अंदर, जो चैंट्स हो रहे थे उनके नाम के वो डिजर्व करते थे। कमाल की गेम थी उनकी। फ्रैंकी डियोंग का गेम मैंने आपको बताया कि वो गेम उनका काफ़ी अच्छा था, ऑन द बॉल बहुत अच्छे थे, पासेस उनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो रोल था आज उनके, वो मेरे ख्याल से वो कसाडो वाला जो रोल था ना, वो कसाडो ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्लिक को सेकंड हाफ में कसाडो को ले आना चाहिए था, तो तब हम गेम के ऊपर थोड़ा और जो है कंफर्टेबल हो जाते। उसके अलावा यार बाल्डे का गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था।
कुंदे जब वापस आए हैं, मतलब सेकंड हाफ में जब वो आए हैं, तो उनका गेम काफ़ी डिसेंट गेम था। बाकी जो फ्रंट थ्री थे हमारे वो बहुत ही पुअर थे। मुझे समझ में नहीं आया कि आज लामीन यमाल वो एक तो रश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेट होकर फुटबॉल खेल रहे थे। जब आपसे नहीं हो रहा ना तो वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे थे, टू मच करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि यार जब नहीं चीज़ें हो रही होती हैं तो बेहतर ये है कि आप अपने टीममेट्स को यूज़ करो, पासेस खिलाओ और मूव ऑन करो। और लेवेंडोस्की यार लेवेंडोस्की हाईएस्ट गोल स्कोरर है ला लीगा में भी, चैंपियंस लीग में भी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देख के लगता नहीं कि ये बंदा टॉप स्कोरर है। हमें बड़ी गेम्स के अंदर, क्रूशियल गेम्स के अंदर लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए होगी। और लेवेंडोस्की जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम इस सीजन में कोई बड़ी ट्रॉफी उखाड़ सकते हैं। अगर लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी लाइक ला लीगा या यूसीएल जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा पेड्री, सॉरी, उसके अलावा रफीनिया, भाई रफीनिया का गेम बहुत ऑफ था। पहले हाफ में उनको 2-3 बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। अगर वो गोल स्कोर कर देते तो मेरे ख्याल में हम पहले हाफ में ही वो थोड़ा कंफर्टेबल लीड लेकर बैठ जाते। समहाउ हम लोगों ने यार 2025 के अंदर जो है वो अभी तक कोई भी गेम नहीं हारा और हमने गेम्स ड्रॉ की हैं और अभी तक हम अनबीटन है। तो एक इम्पॉर्टेंट गेम था। 3 पॉइंट लेने के बाद हम लोग टॉप ऑफ द टेबल आकर बैठ गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्या ओपिनियन है इस गेम को लेकर? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।